अभी तो आप एपीजीपी के डाउट ले लो, एपी के मतलब डाउट पूछ सकते हो, पूछ लो। हो गए? डाउट आ रहे हैं, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और यहाँ मेरे को मना भी कर रहे थे सर आगे मत दो, आगे मत दो, वरना मैं और दे जाता। इजी तो जब थे ना, जब आपने करके देखा, कहीं उन्हें तो करे ही नहीं। शुरू करें? इजी थे ना? चला मुझे एक बार वापस से फॉर्मूला रिवाइज करवा दो। एन का फॉर्मूला क्या था? अपॉन डी कैसे निकलता है? अरे वाह। एस एन का फॉर्मूला? एस एन का नेक्स्ट फॉर्मूला? वेरी गुड। अच्छा 3 नंबर एपी में हो तो 2b इज इक्वल्स टू, बस इतने ही लिखाए थे मैंने। 4 डाउट हैं, ठीक है भाई, लास्ट में लेता हूं। 47 नहीं आया, लास्ट में ले लूं? आज डाउट लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे आप व्हाट्सएप ये जो है ना ऑनलाइन, ये बता देना जब 45-50 हो जाए। डाउट छोड़ूंगा नहीं एपी के, आज ही बता के जाऊंगा, वरना फिर वो रह ही जाते हैं। इसलिए मुझे बस 45-50 पे आप मैसेज कर देना, सर टाइम हो गया, डाउट ले लो। मैं पढ़ाते हुए फिर क्या आगे निकल जाता हूँ, फिर मेरे को ध्यान नहीं रहता डाउट भी लेने। चलो अब आज की अपनी पहली टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और इससे खूब बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी परेशान हो जाते हैं। आज तो बहुत ही कम स्टूडेंट है। इफ एस एन दे रखा है आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n, एस एन का मतलब पता है क्या? सम ऑफ एन टर्म आपको दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को देकर कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी मतलब आपसे पूछा जा सकता है 50 टर्म क्या होगी, आपसे पूछा जा सकता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। इतना सा देकर कम से कम 5-7 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मतलब मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 70-80% चांस है कि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। आपको सबसे पहले तो एपी बनानी है, सबसे पहले तो इस तरह एसएन अगर आ जाए तो आप एपी बनाओ। एपी बनाने के बाद अगर मैं पूछूंगा एपी की 20 टर्म क्या है तो निकाल लोगे, एपी बनाने के बाद मैं पूछूंगा कॉमन डिफरेंस क्या है तो भी निकाल लोगे, एपी बनाने के बाद मैं पूछूंगा 15 टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना है तो भी निकाल लोगे। एपी अगर बन जाएगी तो अपने सारे फॉर्मूले, सारे रूल, सारे जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल अप्लाई हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम है इससे एपी कैसे बनेगी, इसको एपी को बनाने में। तो आओ मैं जरा एपी बनाने का आपको रूल बता दूं। ये एस का मतलब समझ गए क्या? ये क्या है? सम। तो अगर ये सम है तो मैं एन की जगह अगर 3 रखूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? S3। S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम। अगर मैं एस की जगह 10 रखूंगा तो क्या आएगा? फर्स्ट 10 टर्म का सम। मतलब एस की जो जो वैल्यू रखूंगा उतना ही सम निकलता जाएगा। अगर S2 रखूंगा तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम आ जाएगा। S50 रखूंगा तो 1 से लेकर 50 टर्म का सम आ जाएगा। सही है क्या? क्या ये रूल समझ में आता है? क्लियर है? अगर S3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम, S10 तो फर्स्ट से लेकर 10 टर्म का सम, S20 तो 1 से लेकर 20 टर्म का सम। तो ध्यान रखना, मैं रख रहा हूं सबसे पहले S की वैल्यू 1। जरा पुट करके कैलकुलेट करके बताओ, अगर S1 है तो कितना आएगा? डायरेक्ट लिख दूं क्या 8, या कैलकुलेट करके बताऊं? 2 रखूं तो 2 रखें तो 22, 3 रखें तो 3,
अब जरा मुझे बताओ S2 का मतलब तो हुआ दो टर्म का सम, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम, ऐसा क्या? S3 का मतलब हुआ फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म का सम, है ना? जरा मुझे बताओ इस S1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म ही होगी के? सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म क्या वो तो वन टर्म ही हुई, सम क्या वो उसमें तो सिंगल टर्म ही हुई। तो अगर मेरे को बताओ फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम आपको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम आपको पता है, तो क्या आप एपी बना सकते हो? फर्स्ट और सेकंड का सम पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो क्या एपी बना सकते हो? फर्स्ट टर्म कितनी? फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम कितना? जिसमें से फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म, क्या इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके सेकंड टर्म आ जाएगी क्या? इज इट 14? अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम कितना? फर्स्ट सेकंड टर्म का सम कितना? तो क्या थर्ड टर्म निकाल सकते हो? 42 में से 22 माइनस कर दिया तो क्या 20 आ गई? जरा गौर से देखो ये एपी बन गई। अब मैं इस एपी की अगर आपसे पूछूं 15 टर्म क्या होगी तो निकाल लोगे? अगर मैं पूछूं एपी में कॉमन डिफरेंस कितने का है तो बता दोगे? अगर मैं पूछूं एपी में 10 टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना है तो बता दोगे? 10th और सेकंड टर्म का डिफरेंस। तो मेन प्रॉब्लम कहां आती थी? एपी बनाने में। क्या ये रूल समझ में आ गया एपी कैसे बनी? हमेशा याद रहेगा ये रूल। अब जरा मुझे इस क्वेश्चन में बता दो डी तो कितना है? 6। अब जरा मुझे बता दो 20th टर्म कितनी है? अब बुद्धिया कोई फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन है क्वेश्चन। इफ Sn इज इक्वल्स टू, ये Sn दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, Sn A20 निकाल लिया क्या सबने? एक बार और भी बाकी सब भी निकाल लो। कौन सा डिफरेंस वो भी बताता हूं, लूंगा भी क्वेश्चन इसी में लूंगा। A20 आ गया क्या सबका? क्या फॉर्मूला है A20 निकालने का? A प्लस A की वैल्यू D की वैल्यू 19 इंटू 6, 19 6 114, 114 प्लस 8, थर्टी 38 कैसा आएगा भाई आंसर? जरा देखो तो सही। अब बुद्धिया 38 कैसे आया? A20 निकालना है, A प्लस 19D होता है। अब जरा मुझे बताओ अगर आपसे पूछे डिफरेंस ऑफ 15th एंड सेकंड टर्म, ये क्या आंसर होगा? डिफरेंस ऑफ 15 एंड सेकंड टर्म, ढंग से लिख लेना, मैंने थोड़ा वर्ड ऐसे लिखा है। आंसर बताओ कितना आ रहा है? डिफरेंस ऑफ 15 टर्म एंड सेकंड टर्म, डरने की जरूरत ही नहीं है, घबराओ मत, अपने पे विश्वास बनाओ। यस, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, पड़ोसी से मुझे मतलब नहीं। अपने आप पे विश्वास होना ही तो जीत की पहचान है। हाँ भाई, 15 टर्म क्या होती है एपी की? A प्लस 14D, ये होगी 15 टर्म। और सेकंड टर्म क्या होती है? A प्लस, चाहो तो यहां पर A और D की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, या पहले इसको सिंप्लीफाई करके फिर वैल्यू रख दो, जो आपको सही लगे। जब यहां ब्रैकेट खोलोगे तो A और A कट जाएगा, 14D में से 1D गया, रह जाएगा 13D। और D की वैल्यू कितनी है? तो 13 6 आंसर कितना आ जाएगा? समझ गए आप? आ गया ना? आप कुछ भी बोर्ड पे से पहले नोट करना है तो नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा आगे चलूं नई टाइप पर, नए रूल पर। वैसे कुछ नहीं है एपी में आप लोगों को,
थोड़ी बहुत परेशानी होगी, बस कुछ नहीं है, अपन ने सब कुछ कर लिया। एपी इजी है, जीपी में थोड़ी हिम्मत बनाना। जीपी 30% इजी, 50% एवरेज और 20% टफ है। इसी तरह आगे सेट रिलेशन फंक्शन है, तो पहले लॉग शुरू करेंगे। लॉग करा के सेट रिलेशन फंक्शन और फिर लीनियर इक्विलिटीज। ठीक है, ज्यादा कोर्स नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो कोशिश करूंगा मैथ्स वालों को ही बताऊं, लेकिन फिर देखता हूं आप लोगों की। अगर आप लोग 2 घंटे में इतना टाइम निकाल पा रहे हो कि आपके पूरा पेपर हो जाता है, टाइम बच जाता है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो। और आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे तो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ो। भाई 25 दिन लगा कर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में आया तो 25 दिन में तो 4 चैप्टर मैथ्स स्टैट्स के रिवाइज हो जाएंगे। 1 महीना लगता है मैथ्स 12th में, 1 महीना डिफरेंशिएशन में, 1 महीना इंटीग्रेशन में। हाँ 78 है भाई, उसको कम कर लो, 10-10 दिन कम कर लो, तो अपने को कम से कम 25 से 30 दिन तो चाहिए। अगर प्रॉपर वे में बेसिक से पढ़ाया जाए तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में 25 दिन चाहिए। 25 दिन में पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को इतने सारे रूल याद रखो, फिर एग्जाम में जाकर उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सही करो। नहीं, मैथ्स वालों को तो पढ़ाना ही है। आगे चले, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक आ जाता है एग्जाम में, ये भी बहुत पसंद आता है फाउंडेशन वालों को, ज्यादा टफ नहीं है। देखो ऊपर तो T11 रेशो T8 लिखा है, नीचे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये T6 है। और साथ में दे रखा होगा NNAP। ये थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट है, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। प्लस माइनस, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये नहीं आया आज। इसका क्या नाम है उधर कोने वाले का, वो जो उधर बैठता है, कृष्णा है क्या उसका नाम? वो कई बार ऑनलाइन ले लेता है। वो ऑनलाइन वाला कृष्णा अलग है, एक शर्मा और एक जैन है। जैन तो कभी ऑफलाइन आया ही नहीं। वो नहीं आया मतलब, मैं बता दूं, आंसर नहीं पता, मर्जी से दिया है क्वेश्चन, बुक में है ऐसा कैसा क्वेश्चन, लेकिन बुक की डिजिट मुझे याद नहीं। शुरू करूं, अब टाइम नहीं बिगाड़ते। तो जरा मुझे बताओ T11 का मतलब क्या हुआ, 11 टर्म, और 11 टर्म क्या होती है एपी की, a प्लस 11 में से 1 माइनस करके 10d, और ये रेशियो है, रेशियो का मतलब अपॉन 8 टर्म क्या होगी, a प्लस 8 में से 1 माइनस करके 7d, इज इक्वल्स टू कितना है। क्या ये पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया? टी टर्म होती है, लास्ट टर्म क्या कहलाएगी, T11 मतलब 11 टर्म, T7 मतलब 7 टर्म, T4 टर्म, T4 टर्म।
चलो अब जरा अपनी मैथ्स लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है क्या आप लोगों को? तो बताओ 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 10 को करेंगे तो 30 होगा ना। 7 को a से करेंगे तो 7 इंटू 7, ये ठीक है। ये प्लस का 3a इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7a माइनस 3a प्लस 4a, एक ही बात है। प्लस का 49 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 30 माइनस 49। ये आ गया आपके पास एक रिलेशन a और d में। कोई कंफ्यूजन? चलो अब आगे चलते हैं। अपने को किस किस का रेशो चाहिए भाई? T10 और जरा बताओ 10 टर्म क्या होती है एपी की? a प्लस 9d। और T6 6 टर्म क्या होती है? a प्लस 5d। अब उठाकर यहां से यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपकी कैलकुलेशन ही आपकी जीत का सूचक होगी, आपकी जीत को वैल्यू पुट करेगी। बताओ जरा इन दोनों को देखकर a का रेशो कितना और d का रेशो कितना? याद आया क्या रेशो वाला रूल? a रेशो d क्या होगा? a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर दो, यहां जो कटता है काट दो, प्लस माइनस कर लो, जो बचेगा वही आपका आंसर है, वही आपका सॉल्यूशन है। याद आ गया क्या रेशो का रूल? कौन सा वाला? 2x अगर 3y के इक्वल हो तो x रेशो y। हाँ, जो जिसके सामने वो उसी का। x देख रहा है y की तरफ, y देख रहा है x की तरफ, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। ऐसे ही a के सामने है -19, तो a की वैल्यू -19, और d के सामने है 4, इसलिए d की वैल्यू 4। तो a की जगह पुट करना है -19, d की जगह पुट करना है 4। जब आप आंसर निकालोगे तो 17:1 इज योर आंसर। ठीक है तन्वी, नोट कर लो आप लोग, ये सेकंड रूल हो गया। आंख हरा गया था, लेकिन लगा डर लग रहा था गलत ना हो जाए। भाई वैल्यू समझ गए क्या आप? तो फिर काटी क्यों? काटो क्यों रहे हो? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। चलें अब नेक्स्ट रूल पर। एपी इजी है, बहुत इजी एपी। इतना टफ नहीं है, आप लोग डेडिकेट करो, मैथ्स स्टैट्स रीजनिंग मिलाकर पास आराम से हो सकते हैं। एक बार तो बॉटम लाइन तो क्रॉस करें। मैं तो चाहूंगा 100 नंबर लेकर आओ सारे, लेकिन एक बार बॉटम से तो डर तो खत्म हो ना फेल का। डर नहीं है, ये अच्छी बात है। 99 आए ना, बाहर फोटो लग रही है ना, नहीं देते वो शायद 99 तक ही आते हैं। चलें आगे। चलो अब आपको मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है भाई, तरुण कह रहा है नहीं आ रही। आ रही है सही से। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज ₹6,000 per month if his salary is increased। ढंग से लिख दो, इंक्रीज। ₹500 per month in every succeeding year।
बस बताता हूं, हाउ मच सैलरी ही गेट इन 5 years। हाउ मच यहां लिख देता हूं, टोटल सैलरी ही गेट इन 5 years। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब समझो, ये एग्जाम में आया हुआ है, केवल लैंग्वेज की वजह से एपी में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। कोई बंदा आज ही लगा, आज तो क्या मानो 1 अक्टूबर को लगाया, 1 जनवरी को लगा, 1 जनवरी 2022 को किसी बंदे की ज्वाइनिंग हो गई, उसकी सैलरी थी 6,000 रुपए पर मंथ। सुनना जरा लाइन, क्या लाइन है, his salary is increased ₹500 per month in every succeeding year। पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 2022 की दिसंबर तक उसको 6,000 रुपए ही हर महीने मिलेंगे। जैसे ही 2023 की जनवरी स्टार्ट होगी, उसकी सैलरी 500 रुपए बढ़कर 6,500 रुपए हो जाएगी। आप क्या भाई, क्या लिखा मैंने, इन एवरी सक्सीडिंग ईयर, साल साल भर में इंक्रीमेंट लगता है भैया, जनवरी की जनवरी इंक्रीमेंट लगेगा भैया, एक साल में एक ही बार इंक्रीमेंट लगेगा भैया। कितने रुपए का लगेगा, 500 रुपए का। जैसे ही 2023 की जनवरी शुरू हुई, उसकी सैलरी कहलाएगी 6,500 रुपए। कब, 2023 की जनवरी से लेकर 2023 की दिसंबर तक, अब उसको 6,500 ही मिलेंगे। फिर जैसे ही 1 जनवरी 2024 चालू हुई, दोबारा उसका इंक्रीमेंट लगेगा, अब उसकी तनख्वाह, उसकी वेतन, उसकी सैलरी, उसकी पगार 7,000 रुपए पर मंथ होगी। ऐसा कब तक चलेगा, पूरे 2024 में चलेगा, फिर पूरे 2025 में चलेगा, ये शेड्यूल चलता रहेगा। आपको बताना है 5 साल में उसको टोटल सैलरी कितनी मिल गई, यानी सम हो गया ना, 5 साल में उसने टोटल सैलरी कितनी गेन करी, 12,045। ऑलमोस्ट अब सही लग रहा है मुझे आंसर, अब सही लग रहा है मुझे आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गई क्या, या अभी भी क्लियर नहीं हुई, अब तो हो गई होगी। अब आप लोग करोगे कैसे, अलग इतना इजी नहीं है, सम निकलेगा, बिल्कुल सम निकलेगा, 100% सम निकलेगा। चलो अब मैं बताता हूं कैसे करना है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे बताओ पूरी जनवरी मतलब पूरी 2022 में उसको टोटल सैलरी कितनी मिली, टोटल सैलरी पूरी 2022 की, 6,000 जनवरी के, 6,000 फरवरी के, 6,000 मार्च के, 6,000 अप्रैल के, तो 6,000 इंटू 12, ठीक है क्या। अब 2023 में बताओ उसको टोटल सैलरी कितनी मिली, 6,500 इंटू 13, सॉरी 12, 13 क्यों, कितना आया, 78। एक मिनट, और पूरे 2024 की तनख्वाह, अब आप चाहो तो वैसे ही 5 ही तो टर्म आएगी, 5 ही तो साल है, एपी बन गई क्या, देखो पहले साल में टोटल 72,000, दूसरे साल में 78,000, तीसरे साल में 84,000, कितने का डिफरेंस चल रहा है भाई, कितने का डिफरेंस है, साल साल भर में कितने का डिफरेंस पड़ गया, महीने में 500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो साल में तो 6,000 रुपए ज्यादा मिले ना। तो इससे अगली टर्म क्या होगी, 84 प्लस 6,000 कितना, उसके बाद नेक्स्ट टर्म कितने साल में बताना है, कितने साल में, हो गए क्या 5, या तो आप डायरेक्ट प्लस कर दो, या फिर ये एपी बन गई, एपी के सम का फॉर्मूला लगा दो,
एपी के सम का फॉर्मूला लगा दो और एन की वैल्यू 5 ले लो, एन 5 ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 70,000, एन 5, डिफरेंस 6,000। अपन पूरे साल भर के हिसाब से तो निकालेंगे, इंक्रीमेंट कब लग रहा है तो साल से ही तो डिफरेंस निकलेगा। अपन तो साल भर में उसकी टोटल सैलरी कितनी पहुंची ये देखो, 2022 में उसके अकाउंट में कितना पैसा पहुंचा, 2023 में उसके अकाउंट में कितना पैसा पहुंचा, 2024 में उसके अकाउंट में कितना पैसा पहुंचा। तो जो डी निकलेगा, जो डिफरेंस आएगा वो 6,000 रुपए का होगा। ओके, 500 मत ले लेना मैम, इंक्रीमेंट एक ही बार हो रहा है साल में, लेकिन उसको पूरे साल भर वो सैलरी मिलेगी। अगर मान लो मेरे को यहां पर एक बैच में पढ़ाने के मान लो 1 घंटे पढ़ाने के 100 रुपए मिलते हैं, और फिर अब मैं कोई नया बैच लूंगा और उसमें मेरे को पढ़ाने के 150 रुपए मिलेंगे, तो उस पूरे बैच का पेमेंट ही तो 150 के हिसाब से मिलेगा ना मेरे को, जितने घंटे पढ़ाऊंगा। कितना आ रहा है इनका टोटल, 4,20,000, तो वही आंसर है। अब आप फॉर्मूले में एन की जगह कितना रखोगे, एन 5 ही तो टर्म है। अच्छा, ईयर को इंटू 12 करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, हो ही जाएगी खुद टेक्निकली। अच्छा ये लॉजिक समझो, आप ऐसे समझो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये देखो, ये 6,000 रुपए जनवरी के, 6,000 रुपए फरवरी के, 6,000 रुपए मार्च के, 6,000 रुपए दिसंबर तक, ये है 2022 की सैलरी। अब 2023 में 6,500 रुपए जनवरी के, 6,500 रुपए फरवरी के, 6,500 रुपए मार्च के, पूरे दिसंबर तक 6,500 रुपए। आप यहीं पर इंक्रीमेंट अगर 500 का लगा रहे हो तो फिर तो ये तो चेंज हो गया ना, 6,500 होना चाहिए था, ये 7,000 होना चाहिए था, ये अप्रैल में 7,500 होना चाहिए था, ये कि जनवरी पूरे में उसको 6,000 ही मिले 2022 में, और 2023 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसको 6,500 मिले। आप उस लाइन पर क्यों नहीं जा रहे, फोकस तो उस लाइन पर करो, ये जो लाइन लिख रही है। इंक्रीमेंट कब हो रहा है, साल में एक बार। कब हो रहा है, हर साल में एक बार। कितने रुपए का, तनख्वाह तो उसको पर मंथ ही मिल रही है, एक साथ ले लेगा क्या वो साल भर की तनख्वाह, क्या मिलेगा, मैंने क्या लिखा, हिज सैलरी में इंक्रीमेंट लग रहा है, कितने रुपए का, 500 रुपए का। कब, हर एवरी सक्सीडिंग ईयर, हर आगे आने वाले सालों में एक बार इंक्रीमेंट होगा सैलरी में 500 रुपए का। ठीक है, पक्का। तो भाई लैंग्वेज पर गौर करना। आपको समझ में आ गई लाइन, अभी भी इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया यार, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं थी, इसने सुना नहीं है, खुद की कैलकुलेशन में लग रहा था बार बार। हाँ, आप इससे समझ लेना, कितना आ रहा है इन सबका टोटल, 420, तो टोटल आ गया 4,20,000। उतारना है, मुझे लगा उतार लिया। याद रखो मैम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखो, आपकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है ना। अरे वो यही है, उसमें करेक्शन है, वो लाइन नहीं दे रखी, एवरी सक्सीडिंग ईयर, एक तो सेम है, वो हो ही नहीं सकता सही। कैसे हो गया यार, मुझे समझाना कैसे, ये नहीं है, ये नहीं है। पेज पलटो, एक बार और पेज पलटो, पलटो। कौन सा नंबर है, 257। आप लोग अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 57 करो। अब आपकी बुक का एपी का क्वेश्चन 57 करो, मैं देखूंगा आप लोगों का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ।
पेज नंबर भाई नजर तो आ रहा था 136, 136 पेज नंबर पर क्वेश्चन 57 ट्राई करो, फिर मैं आगे वाला रूल बताऊं। आराम से करो, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। तीस लाख 50,000, 25,25,000 कौन देगा आपको ज्यादा? आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है गगन। गगन आता है ऑफलाइन? अब जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, उस वो भी क्वेश्चन यही है, लेकिन क्वेश्चन में लाइन गलत लिख रही है। क्वेश्चन नंबर 32, उसमें वो लाइन चेंज कर लेना, हिज सैलरी इंक्रीज बाय ₹200 पर मंथ फॉर सक्सीडिंग ईयर, एवरी सक्सीडिंग ईयर, ये लाइन लिख देना, ये क्वेश्चन में लाइन नहीं दे रखी। अभी तो बताया था, क्वेश्चन पढ़ा था जब, पिछले क्वेश्चन में भी तो लिखवाई थी लाइन। सक्सीडिंग मतलब आगे आने वाले हर साल में। सक्सीड होता है अगला और प्रीसीडिंग होता है पिछला। सक्सीड होता है अगला, प्रीसीड होता है पिछला। हर अगले साल में 200 रुपए पर मंथ का इंक्रीमेंट होगा, हर नेक्स्ट ईयर में 200 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। नहीं हो रहा था ना, अब हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसा ही है, बुक में ये लाइन करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 ऐसा ही है, बुक में ये लाइन करेक्ट कर लेना। भाई आपका आ गया क्या 30 लाख? इसलिए मैंने टाइप करा दी। क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो गए क्या? पूरे साल साल भर के हिसाब से डिफरेंस लो, क्योंकि हर साल दे रखा है ना। पहले साल की इनकम निकालो, फिर पूरे दूसरे साल की इनकम निकालो, फिर पूरे तीसरे साल के निकालो, बस बन गई एपी। अब सम का फॉर्मूला लगा दो। कितनी है उसकी मंथली सैलरी? 3। तो पूरे साल भर में कितनी हो गई? ये पूरे एक साल का आ गया। अब अगले साल की स्टार्टिंग में कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा? तो 4,000 हो जाएगी। पूरे साल भर में अब कितने मिलेंगे? 4,000 जनवरी के, 4,000 फरवरी के, 4,000 मार्च के, तो 4,000 इंटू 12, 48,000 रुपए हो गई पूरे नेक्स्ट ईयर की। ऐसे फर्स्ट टर्म हो गई 36,000, सेकंड टर्म हो गई 48,000, नेक्स्ट टर्म हो गई 60,000, ये बन गई एपी। अब एपी में कितने साल है टोटल? 15। तो सम का फॉर्मूला लगा दो, सम में एन की जगह 15 ले लो। एक क्वेश्चन और करा दूं बस, फिर डाउट। एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन।
अभी 42 ही हुए हैं। क्या हुआ भाई, फिर कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग? विचार। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। थर्टीन का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। 500 से 1000 के बीच में वो सारी नंबर जिसमें 13 का पूरा पूरा डिवाइड है, उन सब का सम बताना है आपको क्या होगा। 500 से 1000 के बीच में वो सारी नंबर जिसमें 13 से पूरा पूरा डिवाइड है, उन सब का सम निकालना है, क्या होगा। हाँ गगन बिल्कुल सही है। हर ईयर का अलग अलग निकाल कर ऐड कर दो, लेकिन 15 साल जब दे रखे हैं तो 15 साल में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर 15 साल दे रखे हैं तो 15 साल में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो 2 सालों का निकाल लो, 2 सालों से एपी बन गई। अब एपी के सम का फॉर्मूला लगा देना उसी में। जैसे पहले साल का पूरा आ रहा है 36,000, दूसरे साल का आ रहा है 48,000, ये बन गई एपी। इसमें सम का फॉर्मूला लगा देना 15 टर्म का सम, n by 2 15 by 2, 2a 2 into 36,000, n minus 1 15 minus 1 14, डिफरेंस 12,000। इससे आपका आंसर आ जाएगा। हो गया ना, ठीक है। हाँ भाई ऊपर चले अपने वाले क्वेश्चन पर। सबसे पहले तो मुझे बताओ, फ्रॉम और बिटवीन में फर्क पता है क्या आपको? क्या आप लोगों को बिटवीन और फ्रॉम में फर्क? ये नोट कर लेना, अगर बिटवीन और फ्रॉम में फर्क नहीं पता हो तो। बिटवीन में स्टार्टिंग नंबर और लास्ट वाली नंबर इंक्लूड नहीं होती, और फ्रॉम में बुक का क्वेश्चन है, याद नहीं बजान से। बिटवीन में स्टार्टिंग नंबर और लास्ट वाली नंबर इंक्लूड नहीं होती, और फ्रॉम में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इंक्लूड होगी। कैलकुलेटर नहीं है क्या आपके पास? तो फिर करो ना, उस पर खुद मैनुअली करे जा रहे हो। हाँ भाई, तो अब आओ जरा मैं बात करूं फर्स्ट नंबर की। अब जरा मुझे ये बताओ, 500 से बड़ी फर्स्ट नंबर जिसमें 13 का पूरा पूरा डिवाइड जाए। 1 देना जरा, 501 में 13 का डिवाइड। अब 502 में देकर देखो, 503 में देकर देखो, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। कैलकुलेटर का सदुपयोग करो, कभी ना कभी तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा। जा रहा है? या तो ये तरीका लगा लो, नहीं तो फिर आपको वो पुरानी मैथ्स पर जाना पड़ेगा, और इसमें 13 का डिवाइड देना पड़ेगा बिल्कुल चौथी क्लास के हिसाब से। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 49, सॉरी 39। 13 8 जा 108, 104, रिमाइंडर कितना बच गया? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 7, वो इसमें प्लस करो।
तो ये लॉजिक ज्यादा टिपिकल है मेरे ख्याल से, इससे जल्दी तो आप कैलकुलेटर पे कर लोगे ना कैलकुलेटर पे। 501 में 13 का डिवाइड देकर देखो, 502 में 13 का डिवाइड देकर देखो, 503 में देखो, 504 में देखो, 505 में, 506 में और 507 में। तो फर्स्ट नंबर आएगी जो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 507। ठीक है मेघवी, ठीक है दिनेश। अगली नंबर बताओ जिसमें 13 का पूरा पूरा डिवाइड जाए। 513 और ऐड कर दूं प्लस 13, अगली नंबर और 533। ठीक है भाई, अब अपने को प्रॉब्लम है लास्ट नंबर डिसाइड करने में। 1000 है क्या आखिरी नंबर? तो 1000 से बड़ी तो होगी नहीं, 1000 से पहले क्या आता है? 999 में 13 का डिवाइड देकर देखो कितना आ रहा है। जा रहा है क्या पूरा पूरा? अंदाजा लगा लो यहां पर पॉइंट में जो वैल्यूज आ रही है उसके हिसाब से कितना पीछे जाना पड़ेगा। आखिरी नंबर 520 तो ठीक है। अब लास्ट नंबर बताओ, लास्ट नंबर। ओके बुद्ध आंसर आ गया, तो लास्ट नंबर बचाओ जिसमें 13 का पूरा पूरा डिवाइड जाए। 988। ओके दिनेश, दिनेश आता है क्या ऑफलाइन? अब बुद्ध आता है, कहां बैठता है मेरे को नहीं पता। ठीक है भाई, 988 निकाल लोगे। अब अपने को चाहिए इन सब नंबर का सम का। वैसे फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं यहां पर n/2 a प्लस l, लेकिन n नहीं है। n कैसे निकालें अब बोलो? n अरे n कैसे निकालें? ये लास्ट टर्म है क्या? जरा लास्ट टर्म का nth टर्म का फॉर्मूला तो बोलना। an लास्ट टर्म की जगह, a फर्स्ट टर्म की जगह। n नहीं पता डिफरेंस कितने का है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जरा n निकाल कर बताओ n कितना आ रहा है। 37। -507 कर दूं या? देखो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर पे तरीका बताऊं, कॉपी में नहीं लिखना पड़े। उठाओ कैलकुलेटर, पहले 988 में से 507 माइनस करो। करो माइनस, 988 माइनस 507 कर दिया माइनस। फिर ये 13 मल्टीप्लाई में उसमें 13 का डिवाइड दो। yes, 988 में से 507 माइनस करो, फिर जो आ रहा है उसमें 13 का डिवाइड दो, और फिर जो आ रहा है उसमें 1 प्लस कर दो। आ गया क्या? कितना आया? 38 आ गया। अब लगाओ Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, n की जगह 38/2, a फर्स्ट टर्म की जगह 507 प्लस l लास्ट टर्म की जगह 988। अब जो भी आ रहा है वो आंसर आ जाएगा। क्या गड़बड़ हो गई? ये गड़बड़ तब हो जाएगी जब ये 0.99 तक चल जाए। कुछ सोचूंगा मैं, कभी रिसर्च करूंगा इस पे, फिर बताऊंगा। रिसर्च करूंगा तब बताऊंगा आपको। हो गया क्या सॉल्व? चलें आगे। अब बताओ पहले प्रॉब्लम आप लोग। 53 हो गए क्योंकि प्रॉब्लम बताओ। बताओ ऑनलाइन वाले प्रॉब्लम।
17 सॉल्व करवा दूं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ मैंने दिया था क्या कल? nth टर्म दे रखी है आपको, tn दे रखा है n स्क्वायर माइनस 2n। आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए पहले n की जगह 1 पुट कर दो, फिर n की जगह 2 पुट कर दो, फिर n की जगह 3 पुट कर दो। आ गई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स। देख लो, बुद्धिया हो जाना चाहिए। कल क्लास नहीं ली थी शायद आपने, या तो रिकॉर्डिंग देखी दिखती है। आया था यहाँ 47 आए थे कल आप? ठीक है, 47 पूछा है भाई कईयों ने। मैंने कल दिया था क्या 47? डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो इजी सा फॉर्मूला लग जाएगा। 1 से लेकर 105 तक की नंबर है, तो n नंबर ऑफ टर्म हो गई 105, a फर्स्ट टर्म हो गई 1, l लास्ट टर्म हो गई 105। सॉल्व कर लो। जब 1 से लेकर 105 तक की नंबर है तो टोटल टर्म हो गई 105। पहले 26 पूछा है एक ने ऑनलाइन, ये हटा दूं ना, आप लोग बाद में देख लोगे, ये तो इजी थे। हो गया 26। A sum of rupees 6240 is paid off in 30 installment such that each installment is rupees 10 more than the preceding installment. The value of first installment is। तो मुझे पहले ये बता दो इस क्वेश्चन में 6240 है क्या? अगर सबने समझ लिया तो बहुत बढ़िया। 6240 में क्या है? ये सम है क्या? सम है। और ये बताओ ये जो 100 है ये क्या है? 10 है, वो क्या है? डी है क्या? सम है 6240, डी है 10, एन कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है? निकालना क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक ही वैल्यू निकालनी है। अब लगाओ जरा सम का फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, एस एन इज इक्वल्स टू, तो एस एन की जगह 6240, एन अपॉन 2 30 अपॉन 2, 2a, a नहीं पता, n की जगह 30, 30 माइनस 1 29 इंटू डी की वैल्यू 10। अब इस 30 में 2 का डिवाइड दो, ये तो आ गया 15, 29 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 290। अब ये 15 मल्टीप्लाई में पहले 15 को उधर भेज दो, 6240 में 15 का डिवाइड देना तो 416। अब ये 290 इधर प्लस में उधर भेजकर और 2 का डिवाइड दे दो। अब पूछा है 39, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। मजा नहीं आया यार, आसान आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए तुम लोगों ने। टू 6 10, सम निकालना है कितनी टर्म्स का? एन टर्म का। लगा दो जरा सम का फॉर्मूला, एन की जगह एन टर्म ही है, एन अपॉन 2, 2 ए की जगह फर्स्ट टर्म 2, एन की जगह एन ही है, एन टर्म ही है, इसलिए एन माइनस 1, डी की जगह डिफरेंस कितने का? 4 का। इसका ब्रैकेट खोल लेना, सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर आ जाएगा 2n स्क्वायर। अब पूछा, बोलो अब कौन सा पूछा था? 40 इधर से पूछा था ना किसी ने? हो गया 77 किससे हो सकता था, लेकिन लास्ट टर्म क्या लेते? नहीं, लास्ट टर्म एन नहीं है,
नहीं है लास्ट टर्म एन, ये तो एन टर्म्स है, ये लास्ट टर्म नहीं है, एन टर्म का सम निकालना है। लास्ट टर्म नहीं दे रखी क्वेश्चन में, दे रखी है कि लास्ट टर्म नहीं दे रखी? क्वेश्चन में लास्ट टर्म का है, नहीं है तो नहीं लगेगा। 72 in an AP fourth term is 3 times the first term। fourth term मतलब A3 A4, 3 times the first term मतलब A1। सेवन टर्म मतलब A7 एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म का ट्वाइस मतलब 2A3 बाय 1, ये ज्यादा है इससे कितनी 1, A7 ज्यादा है A3 से कितना 1, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इधर 1 ऐड कर दो। देन वैल्यू ऑफ A एंड D, या तो ऑप्शन रख के देख लो, और अगर ऑप्शन नहीं रखो तो मैं इक्वेशन बना देता हूं। बोलो फोर्थ टर्म क्या होती है? A/2, ये प्लस का A इधर जाएगा, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन 2A/3D। यहां से भी ऑप्शन मिला सकते हो, अगर आपका मैच कर जाए तो A की वैल्यू होनी चाहिए 3, D की वैल्यू होनी चाहिए 2। देख लो कोई सी ऑप्शन में यही है, कोई और उल्टी पटांग ऑप्शन तो है नहीं। और अगर यहां से सॉल्व करो तो A7 होगा A+6D, A3 होगा A+2D। इसको सॉल्व कर लो, A+6D 2A+4D +1, A2A - A6D - 4D 2D, ये बन गई आपके दूसरी इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन से A और D निकाल लेना। थोड़ा ज्यादा टिपिकल पूछ लिया। 77 इन एन AP द सम ऑफ फोर्थ एंड 12th टर्म इज 8। फोर्थ टर्म और 12th टर्म का सम है 8। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आप लोग, जल्दबाजी में कुछ एक बार बस करके देखते हो। आप लोग ये नहीं सोचते कि मैं इसमें पूरा घुस जाऊं, इसमें रिसर्च करूं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। A+12D का मतलब A+11D। हल्के सिल्के से लॉजिक की वजह से अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। ये दे रखा है आपको, क्या निकालना है क्वेश्चन में? कितने सम टर्म का सम? जरा फॉर्मूला लगाओ S15 का, 15/2 2A n - 1 15 - 1। अब ये 2A + 14D की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर दे रखी है 8। आपको सीधे सीधे यहां से 2A + 14D की वैल्यू बस यहां 8 रखनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज का होमवर्क, अब आज का होमवर्क सुनो। आपको कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो बता देता हूं। एक तो वो क्वेश्चन मत करना जिसमें अरिथमेटिक मीन यूज में आ रहा है, जिसमें AM यूज में आ रहा है वो क्वेश्चन मत करना। क्वेश्चन बताऊं तो अब टाइम नहीं बचा, मेरी क्लास, आपकी अगली क्लास का टाइम हो रहा होगा। लंच है क्या? तो फिर नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूं। ये करने हैं, जब आपका टाइम है तो मैं नोट कराता हूं ना ढंग से ही। कल मैंने जहां तक दे दिए थे वो तो रहने देता हूं। थर्टी टू तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने अभी यहीं। 33 दे दिया था क्या कल? घबराना मत, जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए वो ऑप्शन से कर लेना।
53 कल दे दिया था। करने भाई करने। कितने हो गए? 30 तक तो ले लो। कल लास्ट कौन से नंबर तक टिक लगाया था? तीस हो जाए तो बता देना, 30 बस दे दूंगा। नहीं हुए? कुछ रिपीट हो रहे हैं ना? लास्ट लास्ट